अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का बायो का लेक्चर बायो का चैप्टर इंजाइम हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंजाइम में हमने हिस्ट्री, इंजाइम का इंट्रोडक्शन और इंजाइम की बहुत सारी टर्म्स हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स। क्लियर? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम, इंजाइम की खसूसियात क्या हैं। अगर एग्ज़ाम में अगर इस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ 8 से 9 करैक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं। अच्छा, सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि इंजाइम किस से मिलकर बना हुआ है। इंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसकी नेचर क्या है? ये प्रोटीन इन नेचर होता है। अच्छा, अगर इसकी साख्त की बात करें तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये हमारे पास है इंजाइम, ये हमारे पास क्या है? इंजाइम है। और इंजाइम के अंदर ये इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कोइल्ड हुए होते हैं, इस तरह कोइल्ड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। और 1000 ऑफ अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर जाके क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और उसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इंजाइम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंजाइम किस से मिलकर बने हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन किस से मिलकर बनी है? 1000 ऑफ अमाइनो एसिड से। ठीक हो गया। अब ग्लोबुलर, ग्लोब का मतलब होता है दुनिया। जिस तरह दुनिया गोल है, बिल्कुल इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कोइल्ड हुए हैं। किस शेप में? गोल शेप में। और जो कि इंजाइम को एक साख देते हैं, एक शक्ल देते हैं। और वो कौन सी शक्ल देते हैं? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देते हैं, ग्लोबुलर शक्ल देते हैं। जिस तरह खुद है, अब इन्होंने कोइल होना है तो प्रोटीन बननी है। और उसी प्रोटीन से क्या बनना है? इंजाइम बनना है। तो बिल्कुल जिस तरह अपनी शक्ल है उसकी, उसी तरह की वो शक्ल किसको देंगे? इंजाइम को देंगे। क्लियर? इस तरह इसीलिए जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी शक्ल क्या होती है? गोल होती है, ग्लोबुलर होती है, टर्चरी स्ट्रक्चर होते हैं। और वही स्ट्रक्चर किसको देते हैं? इंजाइम को देते हैं। इसलिए इंजाइम किस से मिलकर बने हैं? प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और स्ट्रक्चर इसका कौन सा होता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आओ। इंजाइम क्या करता है? इंजाइम स्पीड ऑफ रिएक्शन। इंजाइम सिंपल क्या करता है? रिएक्शन को तेज करता है। हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था इन डिटेल, हम इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इंजाइम सिंपल रिएक्शन को तेज करता है, खुद यूज़ नहीं होता। देख लें, देखते हैं। ये हमारे पास है इंजाइम, ये हमारे पास क्या है? इंजाइम है। और ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट ने किधर आके अटैच होना है? इधर आके अटैच होना है। ये हमारे पास इधर आके अटैच होगा। और जिधर आके अटैच होगा उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्लियर? अब ये हमारे पास है इंजाइम और ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ES इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये इंजाइम इस पे एक्ट करेगा। जब ये एक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेट बन जाएगा। अब इस इंजाइम ने क्या करना है? सिंपल रिएक्शन को तेज करना है। क्लियर? अब फर्ज करो इधर कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मींस के लार्ज मॉलिक्यूल्स ने टूटना है छोटे मॉलिक्यूल में। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या है? सबस्ट्रेट है। और इसने टूट जाना है किस में? छोटे मॉलिक्यूल्स में। जब ये छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा तो इंजाइम जिस तरह है वैसा ही रहेगा। बाकी जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? तो इंजाइम सिंपल क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है बगैर विदाउट यूजिंग देमसेल्व्स।
अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर रिएक्शन को क्या करता है, तेज़ करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम किसके तौर पे इस्तेमाल होता है, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किसके सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं और पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। अब आपको पता है हमारी जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, 39 हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए या कम हो जाए, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, तो क्या उस वक़्त एंजाइम काम करेगा? उस वक़्त एंजाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंसिटिव हैं किसके, टेम्परेचर के। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37, जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर 19-20 का फ़र्क आ जाए तो खैर है उसकी, अगर ज़्यादा फ़र्क आ जाए, ज़्यादा ऊपर चले जाए या ज़्यादा नीचे आ जाए, तो ये क्या है, एंजाइम सेंसिटिव हैं, तो फिर ये एंजाइम काम नहीं करेंगे। इसी तरह जो पीएच है वो भी क्या है, वो भी इसके लिए स्पेसिफिक है। अगर पीएच ज़्यादा हो जाती है तो फिर भी वो काम करना छोड़ देगी। जैसा कि हमारी पेप्सिन है, वो कौन से पीएच पे काम करती है, वो एसिडिक पीएच पे काम करती है। मींस के 2 पीएच या 2.5 पीएच पे हमारी जो पेप्सिन है वो स्टमक में है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन जिसने डाइजेस्ट करनी है। क्लियर। अगर पीएच ज़्यादा हो जाए, मतलब पीएच ज़्यादा हो जाए, तो फिर भी वो क्या है, सेंसिटिव है, वो काम नहीं करेगी। बाज़ औक़ात हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना हज़म नहीं होता, हमें खट्टे खट्टे डकार आते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई है, पीएच बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइम है वो सही तरह काम नहीं कर रहा। क्लियर। जब हम इस फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, ये जो इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम पर, उसमें हम टेम्परेचर को, पीएच को हम इन डिटेल्स स्टडी करेंगे। बस आपने एक बात याद रखनी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक में तीसरा पॉइंट है कि एंजाइम सेंसिटिव होते हैं किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया तो फिर भी एंजाइम काम नहीं करेगा। अगर पीएच बहुत ज़्यादा बहुत कम हो गया तो फिर भी एंजाइम काम करना छोड़ देगा। क्लियर। ठीक हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4 पे है, एंजाइम जो होता है, एंजाइम किसके लिए है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बना है, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए नहीं बना। मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें लिपिड्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे दूसरी सब्सटेंसेस भी होते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ से ही डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है और हमारे माउथ में एंजाइम है, उसका नाम है अमाइलेज। उसने किसको डाइजेस्ट करना है, उसने डाइजेस्ट करना है, डाइजेशन में मदद करनी है कार्बोहाइड्रेट्स की। आगे जाएगा, हमारे स्टमक में पेप्सिन है, उसने किसको डाइजेस्ट करवाना है, प्रोटीन को। आगे हमारे पास है लाइपेज, उसने किसको डाइजेस्ट करवाना है, लिपिड्स को। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बना है। ये देखें हमारे पास ये है एंजाइम, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी सबस्ट्रेट है, इसी तरह हमारे पास लिपिड्स है, ये भी सबस्ट्रेट है, इसी तरह हमारे पास प्रोटीन है, ये भी क्या है, सबस्ट्रेट है। अब फर्ज करें ये जो एंजाइम है इसका नाम है अमाइलेज। क्या नाम है, अमाइलेज, जो कि सलाइवा में पाया जाता है। अब इस अमाइलेज ने इसके लिए कौन सा सबस्ट्रेट होगा, इसके लिए जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। इसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाना है। क्या ये एंजाइम लिपिड पे काम करेगा, नहीं करेगा। क्या ये एंजाइम प्रोटीन पे काम करेगा, नहीं करेगा। क्लियर। इसी तरह आगे हम बात करें तो जो लिपिड्स को करता है उसको हम कहते हैं
लाइपेज। उस एंजाइम का काम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज। और लाइपेज ने किसको डाइजेस्ट करवाना है, लिपिड को डाइजेस्ट करवाना है। क्या ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, नहीं करेगा। क्या ये एंजाइम इस पे काम करेगा, नहीं करेगा। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बना है, हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बना है, तो वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा, हर सबस्ट्रेट के लिए काम नहीं करेगा। क्लियर। अच्छा, आगे हमारे पास है फिफ्थ नंबर पे ये है हमारे पास कि एक हमारे पास टर्म यूज होती है इन विवो और एक होती है इन विट्रो। इन विवो किसे कहते हैं, अगर हम एंजाइम को बॉडी के अंदर, सेल के अंदर स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं इन विवो, इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं इन विवो। अगर हम सेल से बाहर, आउटसाइड दी सेल कह लें या आउटसाइड दी बॉडी कह लें, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो। अगर एंजाइम को सेल के अंदर स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं इन विवो। अगर हम लेबोरेटरी में करते हैं एंजाइम को स्टडी तो उस टर्म को, मींस के बॉडी के बाहर किसी लेबोरेटरी में इसको एंजाइम को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो। तो ये हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी। अच्छा, नंबर 6 पे आती है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है, कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। अब कुछ एंजाइम तो बिल्कुल इसी तरह काम कर सकते हैं, उसे पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, दोस्त की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिन्हें दोस्त की ज़रूरत होती है, और वो दोस्त किस में होगा, वो दोस्त तो जो होगा वो प्रोटीन पार्ट नहीं होगा, वो होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। वो किससे बना होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। वो किसका हिस्सा होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट का। वो इससे नहीं बना होगा, प्रोटीन से नहीं बना होगा। क्लियर। अब कोफैक्टर की उसे ज़रूरत क्यों होती है, कोफैक्टर की ज़रूरत इसलिए होती है अगर कोफैक्टर उसके साथ आके मिलेगा फिर वो काम कर सकेगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकेगा। हमने कोफैक्टर को पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था इन डिटेल। अगर किसी को कोफैक्टर की इधर समझ नहीं आती तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो हमारे पास टर्म्स वाली वीडियोस हैं। टर्म वाली वीडियो है जहाँ पे हमने टर्म्स स्टडी की थी इसकी एंजाइम की, जिसमें हम प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, कोफैक्टर, ये बहुत सारी टर्म्स हमने स्टडी की हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बस इसमें आपने करैक्टरिस्टिक याद करनी है कि कुछ एंजाइम काम कर सकते हैं अकेले और कुछ एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत, खुद प्रोटीन है लेकिन इन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। और वो नॉन प्रोटीन किससे कहते हैं, हम कोफैक्टर को कहते हैं। क्लियर। ये हमारे पास है एंजाइम, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। क्लियर। अब इससे इधर आके किसने अटैच होना है, सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। क्लियर। अब इधर इसकी जगह बची हुई है, अब क्या ये किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए नहीं, इधर किसने आके अटैच होना है, नॉन प्रोटीन पार्ट ने, मींस के कोफैक्टर ने आके अटैच होना है। तो फिर ये एंजाइम काम में आ जाएगा, फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जब कोफैक्टर यहाँ नहीं होगा फिर ये काम सही तरह नहीं कर सकेगा। क्लियर। अच्छा, आगे हमारे पास है 7वां जो पॉइंट है वो है एक्वस इन्वायरमेंट। क्या है, एक्वस इन्वायरमेंट। अब जो एंजाइम है वो किस माहौल में काम करता है, वो किस माहौल में काम कर सकता है। एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। अब सेल के अंदर आपको पता है पानी होता है, सेल के अंदर इसने जाके क्या करना है, जो एंजाइम है वो सोलुबल हो जाता है किस में, वाटर में। किस में हो जाता है, वाटर में सोलुबल हो जाता है। फिर ये काम करना
शुरू कर देता है। तो इसलिए एंजाइम को किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो जिस माहौल में काम करता है उस माहौल को कहते हैं एक्वस इन्वायरमेंट। पानी में जाके हल होगा, फिर वो काम करना शुरू कर देगा। क्लियर? और जो हमारे पास 8वां पॉइंट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है, लो कर देता है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी मैं सिंपल आप थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आगे जाके आपको इन डिटेल बताऊंगा। फिर अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिर ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा। सिंपल मैं आपकी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में लगती है। अब देखो, एक गाड़ी चल रही है पहाड़ के ऊपर, एक गाड़ी, पहाड़ के ऊपर नहीं, एक ढलान है, उसके ऊपर एक गाड़ी फंसी हुई है। अब उसने नीचे जाना है, उसका पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया। अब उसको धक्का लगाएंगे तो थोड़ा सा धक्का उसको चाहिए, फिर वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। क्लियर? इसी तरह जो रिएक्शन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए धक्के की ज़रूरत होती है, और वो धक्का क्या है? उस धक्के को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको धक्का दे दिया, फिर वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर एंजाइम आ जाता है, उस धक्के के साथ एंजाइम आ जाता है, तो उस धक्के को हमें कम देना पड़ेगा, ज़्यादा धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंजाइम के बगैर वो धक्का हम देते हैं तो फिर हमें धक्का काफ़ी देर तक देने की ज़रूरत है, फिर जाके रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्लियर? अब इसको हम जाके पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्टिवेशन एनर्जी को मैं इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि एंजाइम की जो 8वीं खसूसियत ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। क्लियर? हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये 8 ही करैक्टरिस्टिक है। पहली जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट यूजिंग themselves। तीसरा, ये क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के भी और पीएच। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो फिर भी ये काम करना छोड़ देंगे। और ये हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बना है, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए काम करेगा। और अगर इन सेल के अंदर इसको स्टडी करें तो इन विवो, अगर सेल के बाहर स्टडी करें या लेबॉर्ट्री में स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो। क्लियर? कुछ प्रोटीन तो काम कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन को नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। क्लियर? और ये जो एंजाइम है ये किस माहौल में काम करते हैं? एक्वस माहौल में काम करते हैं। इस वजह से उस माहौल को हम कहते हैं एक्वस इन्वायरमेंट। और नंबर 8 पे है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।